जय सिया राम दोस्तों। हमारा रैपिड रिवीजन चल रहा था कक्षा 10 का साइंस विषय का। तो उसमें हमने लास्ट क्लास में पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में हमने पढ़ा था, उसका रैपिड रिवीजन करा था। आज अपना जो चैप्टर रहने वाला है अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि एक ही क्लास में आपका इसका रिवीजन हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में इसकी अच्छे से तैयारी कर सको और आपका जो स्कोर रहे वो अच्छा रहे, हमारा यही भगवान से। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार, अम्ल, क्षारक एवं लवण, यानी कि हम बात कर रहे हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट के लिए। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस, सॉल्ट या अम्ल, क्षार, लवण होते क्या है, उसकी नॉर्मल जानकारी यदि हम प्राप्त करें तो यदि आपने घर पर दाल बाटी वगैरह खाई होगी तो उस दाल में आप नींबू डालते होंगे, तो नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। कैसा होता है? खट्टा होता है। तो ऐसे पदार्थ जनरली या सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम एसिड या अम्ल कहते हैं। तथा आप नहाते टाइम किसी कारण से साबुन का थोड़ा सा टेस्ट आपके मुंह में चला जाता है तो साबुन आपको कैसा लगता है? कड़वा लगता है। कैसा लगता है? कड़वा लगता है। या फिर आपने नीम की टहनी से आपने ब्रश किया होगा, यानी कि दांत साफ किए होंगे, तो नीम कैसा लगता है? कड़वा लगता है। तो उस कड़वे स्वाद का कारण होता है बेस, यानी कि क्षार। क्या होता है? क्षार होता है। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तथा जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। जैसे साबुन का टेस्ट आता है, नीम का टेस्ट आता है, उसी तरीके से जो लवण होते हैं उन लवण का टेस्ट कैसा होता है? तो नमकीन जो टेस्ट होता है वो लवण का टेस्ट होता है। जैसे साधारण नमक की यदि हम बात करें तो साधारण नमक कौन सा होता है? नमक आप खाने में यूज करते हो तो वो जो नमक होता है वो कैसा टेस्ट लगता है? तो नमकीन टेस्ट लगता है। नमक का या साल्ट का, लवण का टेस्ट कैसा होता है? नमकीन होता है। ये बात यहाँ पे हमें सीखनी है। तो आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है कि भोजन का खट्टा होना अथवा कड़वा होना या भोजन का टेस्ट जो होता है वो खट्टा होना अथवा कड़वा होना, ये किसकी उपस्थिति को बताते हैं? तो अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को बताते हैं। कभी कभी आप देखते हो कि ज्यादा अम्लीय या एसिडिटी वाला खाना आप यदि खा लेते हो, ज्यादा मसालेदार खाना खा लेते हो, तो आपके पेट में जलन होने लगती है। वो जलन किसके कारण होती है, उसका उपचार क्या होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अपने दैनिक जीवन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपकी बोर्ड क्लास के या बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग भी ये बहुत अच्छा और बहुत ही सिंपल चैप्टर है जिसको आप आसानी से कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कि ये चैप्टर होता कैसा है। तो सबसे पहले हम अम्ल की बात करें कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल या जिसे हम एसिड बोलते हैं, एसिड, अम्ल या एसिड जिसे हम बोलते हैं। तो अम्ल कैसे होते हैं? तो ये स्वाद में, इनका स्वाद कैसा होता है? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे लगते हैं। जैसे नींबू वगैरह, संतरा वगैरह उनका टेस्ट आता है, उसकी यदि हम बात करते हैं। सेकंड चीज, एक लिटमस पत्र आता है। एक क्या आता है? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र तो आपने स्कूल की लैब में देखा होगा लिटमस पत्र कैसा दिखता है। तो ये जो लिटमस पत्र होता है ये उदासीन कंडीशन में, लिटमस पत्र जो होता है उदासीन स्थिति में बैंगनी रंग का होता है। उदासीन स्थिति में कौन सी रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। बैंगनी रंग का होता है। यानी कि लिटमस पत्र जब उदासीन कंडीशन है, उदासीन का मतलब होता है ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है, ऐसी कंडीशन में लिटमस पत्र कौन से रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। पर जो अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं, वो इस लिटमस पत्र को, अम्ल जो होते हैं इस लिटमस पत्र को नीले से लाल कलर में बदल देते हैं।
नीले से कौन से रंग में बदल देते हैं, लाल रंग में बदल देते हैं। तो आपको याद रखना है जो अम्ल होते हैं वो नीले से, लिटमस पत्र को नीले से लाल रंग में बदल देते हैं। तो आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हो। अम्ल जो होते हैं वो अनिल वर्ड से याद रख सकते हो लिटमस पत्र के बारे में। तो ए का मतलब हुआ, ए का मतलब हुआ अम्ल, ए का अर्थ क्या हुआ, अम्ल। और यहाँ पे हम लिटमस पत्र की बात कर रहे हैं, तो अम्ल जो होते हैं लिटमस पत्र को नीले से, नी का मतलब नीला, कौन सा कलर हुआ, ब्लू कलर, नीला कलर, और ले से क्या हुआ, लाल। तो अम्ल जो होते हैं वो नीले से लाल में बदल देते हैं। ये बात छोटी सी बात है जो आपकी क्लियर होगी। तो अम्ल का सामान्य गुण क्या हुआ, स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि इसके भौतिक गुण की यदि हम बात करें, अम्ल की सामान्य जानकारी हमें कैसे प्राप्त करेगी, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये बेसिक बात हुई किसकी, अम्ल की। अब यदि हम क्षारक की बात करें, क्षार की बात करें या बेस की बात करें, क्षार या बेस, क्षार या बेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं बेटा, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, कड़वे। स्वाद में जो कड़वापन होता है, टेस्ट में जो कड़वापन होता है वो किसके कारण होता है, स्वाद के कारण होता है जनरली। या फिर हम बोल सकते हैं साबुन के समान। किसके समान, साबुन के समान इसका टेस्ट होता है, साबुन के समान। सेकंड चीज, साबुन के समान ये चिकने भी होते हैं। कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। छूने पर ये कैसे महसूस होते हैं, साबुन के समान चिकने महसूस होते हैं। अगला पॉइंट कि ये जो लिटमस पत्र होता है, ये लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लिटमस पत्र को ये अम्ल का अपोजिट करते हैं कि ये लाल रंग से ब्लू कलर में बदलते हैं। लाल रंग से किस में बदलते हैं, ब्लू कलर में ये बदलते हैं। कौन से कलर में बदलते हैं, ब्लू कलर में बदलते हैं। लाल रंग से नीले रंग में बदला जाता है, नीला रंग। तो ये लाल रंग को नीले रंग में बदल देते हैं कौन, क्षार। तो ये बेसिक बात हुई अम्ल और क्षार की। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। जबकि अम्ल जो होते हैं वो लिटमस पत्र को नीले से लाल में करते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं वो लाल को नीले में बदल देते हैं। अब यदि हम आगे बात करें, आगे यदि हम बात करें, इस अध्याय में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अम्ल और क्षार के बारे में। ये इंपॉर्टेंट बॉक्स रहने वाला है। ये क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लिटमस पत्र होता है उसके बारे में थोड़ी सी अपने को यहाँ पे जानकारी देखनी है। लिटमस पत्र जो होता है उसके बारे में अपने को थोड़ी सी जानकारी देखनी है। तो लिटमस जो होता है, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। पहली बात तो हमने बात कर ली कि जो लिटमस होता है वो कौन से रंग का होता है, बैंगनी रंजक का होता है। लिटमस रंजक कौन से रंग का होता है, बैंगनी रंजक का होता है। कौन से समूह का होता है, थैलेपाइड समूह का होता है। कौन से समूह का होता है, दूसरा पॉइंट थैलाफाइटा समूह का होता है। थैलाफाइटा समूह का होता है। थैलाफाइटा समूह होता क्या है, थैलाफाइटा समूह होता क्या है, तो थैलाफाइटा समूह जो होता है पादप का एक प्रकार है, पादप जगत का एक प्रकार है, पादप किंगडम का या प्लांट किंगडम का। उस थैलाफाइट समूह से एक पौधा होता है जिसे हम लिचेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिचेन। लिचेन पौधे से मिलता है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि लिटमस पत्र सामान्यतः कौन से रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। कौन से रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। कौन से समूह का सदस्य होता है, तो थैलेपाइटा समूह का सदस्य होता है। और जिससे हम लिटमस पत्र प्राप्त करते हैं उस पादप का क्या नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा पादप होता है, लिचेन पादप होता है। कौन सा पादप होता है, लिचेन पादप होता है। और इसको हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, लिटमस पत्र जो होता है प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर इसको हम बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं।
प्राकृतिक सूचक का मतलब ये प्रकृति से मिलने वाला एक पदार्थ है जो हमें ये बताता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल होगा, कौन सा क्षार होगा। तो हमें एक तरह से इंफॉर्मेशन दे रहा है, सूचना दे रहा है प्रकृति के। तो प्राकृतिक पदार्थ है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, तब कौन से रंग का, बैंगनी रंग का होता है। ये बात हम कर चुके हैं कि लिटमस पत्र ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता, तब कौन से कलर का होता है, बैंगनी रंग का होता है। इसके अलावा ये एक प्राकृतिक सूचक है, ये भी हम बात कर सके हैं। और कौन कौन से प्राकृतिक पदार्थ हैं जो हमें अम्ल या क्षार के बारे में बताते हैं, या अम्ल या क्षार के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल होगा, कौन सा क्षार होगा। जैसे लाल पत्ता गोभी, कौन से कलर की पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी भी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हाइड्रेंजिया, ये भी एक प्राकृतिक सूचक है। पिटूनिया और जेरानियम। तो ये कुछ ऐसे प्राकृतिक सूचक हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, हाइड्रेंजिया है, पिटूनिया है, जेरानियम है। इनके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कई फूल जो होते हैं उनकी जो पंखुड़ियां होती हैं, रंगीन पंखुड़ियां होती हैं, तो उन रंगीन पंखुड़ियों की उपस्थिति भी हमें ये पता करती है कि कौन अम्ल होगा और कौन क्षार होगा। जैसे गुड़हल के बारे में आपने देखा होगा। तो इस तरीके से हमें लिटमस पत्र के बारे में सामान्य जानकारी याद रखनी है। अब नेक्स्ट यदि हम आगे बात करें तो अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को हमें समझना पड़ेगा कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, उसके बारे में सामान्य सी जानकारी हमें देखनी पड़ेगी। तो आपको एक क्रियाकलाप के द्वारा इस माध्यम से समझाया हुआ है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सूचकता के आधार पर यदि हम बात करें, किसके आधार पर, सूचकता के आधार पर यदि हम बात करें, सूचकता के बेस पर, तो कुछ पदार्थ प्राकृतिक सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक होते हैं। कुछ संश्लेषित सूचक भी होंगे, यानी आर्टिफिशियल, कृत्रिम, मानव द्वारा निर्मित होंगे, संश्लेषित सूचक भी होंगे। इसके अलावा एक गंधीय सूचक भी होते हैं, गंधीय सूचक। तो सूचक यानी कि तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक होते हैं, एक गंधीय सूचक होते हैं और एक संश्लेषित सूचक होते हैं। गंधीय सूचक का मतलब जिसकी स्मेल द्वारा, जिसकी गंध द्वारा हमें ये पता चलता है कि होने वाला पदार्थ अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। जैसे रंग में परिवर्तन के द्वारा, रंग में परिवर्तन के द्वारा ये सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। किसके द्वारा बताते हैं, तो रंग में परिवर्तन के द्वारा हम पता करते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल होगा और कौन सा पदार्थ क्षारीय होगा। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनकी गंध, यानी जिनकी जो स्मेल होती है, वो हमें बताती है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय माध्यम में होगा, कौन सा क्षारीय माध्यम में होगा। उन्हें हम गंधीय या ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। कौन से इंडिकेटर्स बोलते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। अब वो गंधीय सूचक कौन कौन से होते हैं वो आपको याद रखने हैं। गंधीय सूचक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में यदि हम बात करें, अपने एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं, तो ऐसे कौन कौन से गंधीय सूचक हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है गंधीय सूचक कौन कौन से होते हैं। गंधीय सूचक कौन कौन से होते हैं, गंधीय सूचक, गंधीय सूचक किससे कहते हैं, सबसे पहले तो ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध से, जिनकी गंध से हमें अम्ल, अम्लीय तथा, अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम की, अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम की जानकारी मिलती है।
जानकारी मिलती है। तो ऐसे पदार्थ जिनकी गंध से, जिनकी स्मेल से हमें अम्ल तथा क्षार की जानकारी मिलते हैं उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। और गंधीय सूचक कौन सा होता है? वेनिला होता है, प्याज होता है और लौंग होता है। वेनिला, वेनिला आइसक्रीम आपने खाई होगी, तो वेनिला फ्लेवर आता है, तो वेनिला एक प्राकृतिक सूचक होता है जो गंध के द्वारा हमें बताता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल होगा, कौन सा क्षार। प्याज आपने देखा होगा, तो प्याज में से भी गंध आती है। और लौंग का तेल, तो उस लौंग के तेल से भी हमें जानकारी मिलती है कि कौन सा अम्लीय होगा और कौन सा क्षारीय होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है कि अम्ल और क्षार धातु के साथ, अम्ल और क्षार धातु के साथ कैसे क्रिया करते हैं। अम्ल और क्षार धातु के साथ कैसे क्रिया करते हैं। तो अम्ल और क्षार धातु के साथ कैसे क्रिया करते हैं, इसको एक डायग्राम के द्वारा समझाया गया है। किसके द्वारा समझाया गया है? एक डायग्राम के द्वारा समझाया गया है। भाई ये डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है और मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये डायग्राम बनाओ, या फिर आपको पूछा जा सकता है तो ये जो डायग्राम दिख रहा है, तो इस डायग्राम में ये स्टैंड है आपकी और ये एक टेस्ट ट्यूब है। ये क्या है? टेस्ट ट्यूब। ये आपको एक टेस्ट ट्यूब दिख रही है, टेस्ट ट्यूब। इसके ऊपर हमने कॉर्क लगा रखा है, क्या लगा, और ये एक नली है जो इस कॉर्क के अंदर से होकर आ रही है, इसके चारों रबड़ से कॉर्क लगा दिया और ये एक नली है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस परख नली के अंदर हमने क्या देखा, क्या मिलाया है? जिंक। ये छोटे छोटे से टुकड़े आपको दिख रहे हैं, जिंक के टुकड़े हैं। ये किसके टुकड़े हैं? जिंक के टुकड़े। और इस जिंक के अंदर हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 मिलाया, एसिड मिलाया। जिंक क्या होता है? धातु होता है। जिंक क्या है बेटा? धातु। धातु। अब ये धातु क्या होती है? तो धातु अपने अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन याद रखना धातुएं क्या होती हैं। तो ऐसे ठोस पदार्थ, सामान्यतः धातुएं कौन सी अवस्था में होती हैं? ठोस अवस्था में होती हैं। ठोस होती हैं और चमकीले होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? चमकीले। इनमें शाइनिंग होती है। धातुएं जो होती हैं, जैसे सोना देखा होगा, चांदी देखा होगा आपने, लोहा देखा है, तो वो सारे के सारे ठोस पदार्थ हैं और चमकीले होते हैं। तो ये सब धातुएं होती हैं। और जब धातुओं की अभिक्रिया यानी कि जिंक की जो अभिक्रिया है हम किसके साथ करा रहे हैं? H2SO4 के साथ, तब ये आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? रिएक्ट करेंगे। और जब ये रिएक्ट करेंगे तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस के बुलबुले दिखाई देंगे। कौन सी गैस के बुलबुले दिखाई देंगे? हाइड्रोजन गैस के बुलबुले दिखाई देंगे। यानी कि कह सकते हैं कि जब हम इन दोनों को, यानी कि जिंक Zn प्लस H2SO4, तो इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो इनके बीच में क्या होती है? क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया होती है, रिएक्शन होती है। और रिएक्शन होगी तो कहीं ना कहीं किसका निर्माण होगा? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन गैस होगी वो इस नली से होती हुई, इस नली से होती हुई ये इस तरह से इस बर्तन में आएगी। और इस बर्तन में हमने क्या कर रखा है बेटा? साबुन का पानी ले रखा है। इस बर्तन में हमने क्या ले रखा है? साबुन का पानी ले रखा है, यानी कि साबुन का विलयन ले रखा है। अब जब साबुन के अंदर, साबुन के पानी के अंदर जब गैस आएगी तो क्या बनेंगे? साबुन के बुलबुले, जिसके अंदर गैस भरी हुई होगी। अब इसके ऊपर हमने क्या लेके आए? एक जलती हुई मोमबत्ती लेके आए। कौन सी मोमबत्ती? जलती हुई मोमबत्ती। तो ये जो बुलबुले हैं, ये गैस के जो बुलबुले हैं, जब ये जलती हुई मोमबत्ती से टकराएंगे तब यहाँ पे किसकी साउंड आएगी बेटा? फट फट की ध्वनि आएगी। किसकी साउंड आएगी? फट फट की ध्वनि आएगी, यानी पॉप साउंड आएगा। और ये पॉप साउंड हमें बताता है कि उपस्थित ये जो क्रियाकलाप या ये उपस्थित रिएक्शन में कौन सी गैस बनी है? हाइड्रोजन गैस बनी है। यानी कि इसमें किस गैस का निर्माण होगा उसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी? तो ये पट पट की जो ध्वनि होगी, यदि पट पट की ध्वनि आती है
तो हम बोलते हैं कि उसमें कौन सी गैस उपस्थित होगी, हाइड्रोजन गैस उपस्थित होगी। तो इस प्रयोग के माध्यम से हम ये बताते हैं कि जब भी हम किसी धातु के साथ अम्ल की क्रिया करवाते हैं, जब भी हम किसी धातु के साथ अम्ल की क्रिया करवाते हैं तो कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और उस हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसका पता आप कैसे लगाओगे, तो इस क्रियाकलाप या इस डायग्राम या इस प्रयोग के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम पता लगाते हैं कि निकलने वाली जो गैस होगी वो हाइड्रोजन गैस होती है। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो आपको याद रखना है। आपसे यहां से बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यानी कि बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन क्या होगा कि जब अम्ल धातु से क्रिया करता है, धातु से क्रिया करता है, धातु से क्रिया करता है तो कौन सी गैस का निर्माण होता है, कौन सी गैस का निर्माण होता है। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपसे गैस पूछेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी गैस का निर्माण होता है और आप उसका पता कैसे लगाओगे। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप उसका पता लगाते हो, ये आपका क्लियर पॉइंट होने वाला है। यानी कि यदि हम आगे बात करें, इस को थ्योरी के रूप में हम बात करें तो क्या होता है, जब हम बात कर रहे हैं कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल जो होते हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में हम लिखा है कि धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती हैं और एक यौगिक बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लवण कहते हैं। जैसे हम बात करें जिंक Zn प्लस H2SO4, तो एक धातु है जिंक प्लस H2SO4 और ये जब आपस में क्रिया करती है तो किसका निर्माण होता है, यहां से जिंक इस हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी तो ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कौन सी गैस का निर्माण होगा, हाइड्रोजन गैस। और गैस के लिए ऐसा एरो बताया जाता है। तो जिंक है तो इस जिंक की अभिक्रिया, यानी एक धातु है, धातु की अभिक्रिया हमने किसके साथ करवाई बेटा, अम्ल के साथ करवाई। तो धातु प्लस अम्ल मिलके क्या बना रहे हैं, लवण बना रहे हैं। जिंक सल्फेट क्या होता है, एक लवण होता है, प्लस कौन सी गैस बना रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। कौन सी गैस बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अम्ल जो होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि धातुओं की जो, अम्लों की जो रासायनिक गुण होता है वो क्या होता है कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या इस तरीके से हम क्षार के लिए बात कर सकते हैं, क्या क्षार भी अम्ल धातु से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं क्या? तो आपको यहाँ पे दे रखा होगा कि ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रहा सेकंड जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कर देना बोर्ड के अकॉर्डिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां से आपको इस रिएक्शन से 1 नंबर का क्वेश्चन भी मिल सकता है, एमसीक्यू भी मिल सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो दी गई अभिक्रिया में आपको देखना है कि किस प्रकार से ये रिएक्शन हो रही है, ये क्षार है, अम्ल है, क्या है, क्षार है, अम्ल है या क्या है, इसमें आप आराम से समझ सकते हो। तो इस अभिक्रिया के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है, इस अभिक्रिया के अंदर ये आपका एक क्या है बेटा, क्षार है, ये एक क्या है, क्षार है, और ये एक क्या है, धातु है। तो जब धातु की अभिक्रिया हम क्षार के साथ करा रहे हैं तो सोडियम जिंकेट यानी लवण का निर्माण होता है, प्लस कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस।
तो इस अभिक्रिया द्वारा आप समझ सकते हो कि जब भी आप क्षार की अभिक्रिया धातुओं के साथ करवाते हो, किसके साथ करवाते हो, धातुओं के साथ करवाते हो, तो ऐसी कंडीशन में लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यही अब बात हमने अम्ल के साथ भी करी है। अब आपको ये जो सूत्र दिख रहा है सोडियम जिंकेट, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है सोडियम जिंकेट, कि सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या होता है, आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो सोडियम जिंकेट एक लवण होता है और इसका सूत्र आपको याद रखना है कि Na2ZnO2, Na2ZnO2, यानी कि दोनों साइड में दो दो है और बीच में अकेला जिंक है। दोनों साइड में सोडियम भी दो है, ऑक्सीजन भी दो है। आप ऐसे याद रखो, सोडियम कितने हैं, दो, ऑक्सीजन भी कितने हैं, दो, और बीच में कौन आ गया, जिंक आ गया। यानी कि दो दो के बीच में कौन आ गया, जिंक आ गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोडियम जिंकेट बनाने का सूत्र लिखो या सोडियम जिंकेट बनाने की समीकरण लिखो, विधि लिखो। तो सोडियम जिंकेट कैसे बनाओगे, तो ये आपके पास जो NaOH है, इस क्षार को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, उस सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक के साथ करवाने पर सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है, साथ में ही हाइड्रोजन गैस का निर्माण भी होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अपना जो अगला पॉइंट है वो क्या है कि आपके सामने जो धातु कार्बोनेट्स होते हैं, कौन से कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे क्रिया करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट क्या होते हैं, पहले तो आपको ये समझना होगा कि धातु कार्बोनेट क्या होते हैं। धातु कार्बोनेट क्या होते हैं ये आपको देखना है। कौन से कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं। तो कार्बोनेट, पहले तो ये देखो कि कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि कार्बोनेट क्या होता है। कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, मेरे को तो ये बताओ कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो आपको याद रखना है CO3 इसे हम बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा, CO3 को हम किस नाम से जानते हैं, कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। CO3, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। और जब इस कार्बोनेट के साथ हम किसी धातु को जोड़ते हैं, इस कार्बोनेट के साथ जब हम किसी धातु को जोड़ते हैं तो उसे हम किस नाम से बोलेंगे बेटा, धातु कार्बोनेट। यानी कि कार्बोनेट, ये CO3 ये कार्बोनेट है, और इसके साथ हम किसको जोड़ दें, धातु को जोड़ दें, तो इससे बनने वाला जो यौगिक होगा उसे हम किस नाम से जानते हैं, धातु कार्बोनेट नाम से जानते हैं। मेटल कार्बोनेट हम उसे बोलते हैं। अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है। तो कार्बोनेट तो वही है, यानी कि कार्बोनेट CO3 ये आपका कार्बोनेट है। अब इस कार्बोनेट के साथ आपने क्या करा, हाइड्रोजन को जोड़ा। किसको जोड़ा, हाइड्रोजन को जोड़ा। तो पहले आपने क्या करा था, कार्बोनेट के साथ धातु जोड़ा तो धातु कार्बोनेट बना, लेकिन जब हमने कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन जोड़ा तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। और अब इसके साथ यदि हम किसको जोड़ दें, धातु को जोड़ दें, मेटल को जोड़ दें, तो वो किसका निर्माण हो जाएगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा। अब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होते हैं वो अम्ल के साथ कैसे क्रिया करते हैं, इसको हम इस एक्सपेरिमेंट द्वारा सीख सकते हैं। अब हमने क्या लिया कि ये आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट। यहां पे हमने क्या भरा बेटा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हुआ, Na2CO3, Na2CO3। और इस परख नली में हमने क्या डाला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला, यानी HCl मिलाया।
क्या मिलाया, HCl। तो अपने पास क्या था, Na2CO3, और हमने क्या मिलाया बेटा इसमें, HCl मिलाया। क्या मिलाया है, HCl मिलाया है। तो यहां पे जो बनने वाली गैस होगी वो कौन सी गैस होगी, ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो कौन सी गैस बनती है, CO2 गैस बनती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कौन सी गैस बनेगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, CO2 गैस बनेगी। यहाँ पे कौन सी गैस बनेगी, CO2 गैस बनेगी। अब यहां से CO2 गैस होती हुई इस दूसरी टेस्ट ट्यूब में जाएगी और इसके अंदर हमने क्या दे रखा था, इसके अंदर हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिल जाएगा, साथ ही में H2O मिल जाएगा, साथ ही में CO2 मिल जाएगा। तो इसको हम आगे और देखते हैं। इस रिएक्शन के लिए यदि हम बात करें तो क्या होता है, ये रहा आपके साथ। इस अभिक्रिया को हमने कैसे लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली टेस्ट ट्यूब में अपने पास क्या था, धातु कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी तो अपने पास ये है Na2CO3 और इसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। जब हमने सोडियम कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ करवाई, HCl के साथ, HCl के साथ, इसे हम कौन सा अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया इन दोनों को आपस में मिला के करते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो ये Na के ऊपर यदि हम तोड़ेंगे तो CO के ऊपर क्या आएगा, 2 माइनस आएगा और Na के ऊपर +2 आएगा, क्योंकि एक Na के ऊपर एक प्लस तो 2 Na के ऊपर 2 प्लस होंगे और Cl इधर H के ऊपर प्लस आता है, Cl के ऊपर माइनस आता है। तो ये जो प्लस होगा, ये वाला जो प्लस होगा, ये वाला प्लस वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, Cl के साथ। ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे, नमक बना लेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। प्लस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा, प्लस कौन सी गैस बनेगी, CO2 गैस बनेगी। तो इस तरीके से आप, ये तो था आपका धातु कार्बोनेट। दूसरे एग्जांपल में हमने क्या लिया है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेकिन बनने वाला उत्पाद क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पहली ये इस अभिक्रिया में तो कौन सी गैस का निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ। कौन सी गैस का, CO2 गैस का निर्माण हुआ। लेकिन जब हमने पहली कंडीशन ली थी, धातु प्लस अम्ल लिया था, धातु प्लस अम्ल लिया था, तब किसका निर्माण हुआ था, लवण का निर्माण हुआ था, प्लस कौन सी गैस का निर्माण हुआ था, H2 गैस का निर्माण हुआ था। तो दोनों में आपको फर्क दिखना चाहिए कि जब हम धातु कार्बोनेट लेते हैं, जब हम धातु कार्बोनेट लेते हैं या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, तब उत्पाद के रूप में आपको कौन सी गैस देखने को मिलेगी, CO2 गैस प्लस लवण देखने को मिलेगा। और जब आप केवल धातु प्लस अम्ल की क्रिया कराते हो तो लवण के साथ कौन सी गैस देखने को मिलती है, आपको H2 गैस देखने को मिलती है। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड के अकॉर्डिंग ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यदि हम बात करें आगे, अब यहां पे इस अभिक्रिया में आपको ये बताया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो अभी हमने देखी थी कि जब हम धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया करवाते हैं तो बनने वाला जो उत्पाद होता है, बनने वाली जो गैस होती है, उस गैस को जब हम चूने के पानी में यानी कि चूने का पानी कैसे बनता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है बेटा,
इसमें आप कौन क्या मिलाते हो, पानी, तो इसे तो हम बोलते हैं बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। और इसके अंदर जब हम पानी मिलाते हैं तो ये किस में बदल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, जिसे हम बोलते हैं बुझा चूना, बुझा चूना। अब इस बुझे हुए चूने में, इस बुझे हुए चूने में जब आप कौन सी गैस मिलाते हो, CO2 गैस मिलाते हो, कौन सी गैस मिलाते हो, CO2 गैस मिलाते हो, तब आपको क्या मिलेगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है अवक्षेप रूप में मिलता है, अवक्षेप का मतलब नीचे ये पानी में जम जाएगा, किस फॉर्म में मिलता है, अवक्षेप रूप में। कौन से रंग का होता है, तो व्हाइट रंग का, यानी सफेद कलर का होता है, सफेद रंग का होता है। कौन से रंग का होता है, सफेद रंग का। तो जैसे आपने अपने स्कूल में चौक वगैरह देखी होगी, चौक देखी है आपने, तो वो जो चौक बनी होती है वो किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। आपके जो दांत होते हैं, आपकी जो हड्डियां होती है, उसमें भी कौन मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, है ना, खड़िया, चौक, संगमरमर, मार्बल जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के ही अलग अलग रूप है। तो चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर सब किसके रूप है, कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है, धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया करवाई जाती है, अभिक्रिया करवाई जाती है, तो क्या होगा, आपको जवाब क्या होगा कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो लवण तथा जल, जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, जो कि इस सामान्य रिएक्शन द्वारा लिखा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है, यदि हम बात करें कि अम्ल और क्षार, अब हम बात करें, अभी तक तो हमने क्या कराया कि अम्ल क्षार आपस में क्रिया के, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई है, धातु के साथ कराई है, धातु कार्बोनेट के साथ करवाई है। लेकिन अब अपना जो अगला टॉपिक रहने वाला है वो क्या है कि अम्ल और क्षार को यदि हम परस्पर मिला दें, यानी कि खट्टे और कड़वे को जब हम आपस में मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, खट्टे और कड़वे, खट्टा यानी अम्ल, कड़वा यानी क्षार, और इन दोनों को जब आप आपस में क्रिया करवाते हो तो किसका निर्माण होता है, ये बात आपको नेक्स्ट में पढ़नी है। तो अम्ल और क्षार की जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो अपना टॉपिक क्या है कि अम्ल और क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जब भी आप अम्ल लोगे प्लस में क्या लोगे बेटा, क्षार लोगे, किसका निर्माण होगा, लवण, और लवण के साथ क्या निकलेगा, जल, क्या मिलेगा, जल मिलेगा। तो जब भी हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया आपस में करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण तथा जल का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बेटा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये आपको बताना होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक्सप्लेन कीजिए या समझाइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है और इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया
कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो ये इसका उदाहरण रहा कि NaOH ये एक क्षार है। NaOH एक क्या है बेटा? क्षार है। और जब इसकी अभिक्रिया हम एक अम्ल यानी HCl के साथ करवा रहे हैं, किसके साथ करवा रहे हैं? HCl के साथ। तब आपको पता है कि यहां पर Na के ऊपर प्लस होता है और OH के ऊपर माइनस होता है। उसी तरीके से H के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है। तो इसका जो प्लस वाला हिस्सा है वो माइनस वाले से रिएक्ट करेगा और इसका माइनस वाला हिस्सा प्लस वाले से क्रिया करेगा। तो ये माइनस प्लस आपस में और ये प्लस माइनस आपस में। तो ये प्लस माइनस आपस में जब मिलेंगे तो ऐसे कंडीशन में Na प्लस को हमेशा आगे लिखा जाता है और फिर Cl। तो किसका निर्माण हुआ? नमक का निर्माण हुआ। और नमक अपने आप में क्या होता है? एक लवण होता है। प्लस HCl। तो यहाँ पे OH और OH के साथ H जुड़ेगा। तो पहले से एक H है और एक H और जुड़ा तो कितने H हुए? 2। और पीछे कौन आएगा? H2O। यानी इसी को हम क्या बोलते हैं? जल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जल कहते हैं। पानी बोलते हैं। क्या? वाटर। पानी का निर्माण होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो सिंपल सी रिएक्शन आपको लिखनी है कि अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया आपस में करवाने पर लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? आई होप ये आपका क्लियर हो गया। अब यदि हम आगे बात करें कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? धात्विक ऑक्साइड किसे कहते हैं? धात्विक ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड यानी कि किसी धातु के साथ, कोई धातु है, कोई मेटल है, उस धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु प्लस ऑक्सीजन यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है? धात्विक ऑक्साइड जैसे Mg मैग्नीशियम प्लस O2। ये रिएक्शन आप पहली क्लास में पढ़ चुके हो, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में आपने ये रिएक्शन पढ़ी थी कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया यानी मैग्नीशियम को जलाने पर बात करी थी हमने। तो मैग्नीशियम Mg प्लस O2 से क्या बनेगा? MgO बनेगा। किसका निर्माण होगा? MgO को निर्माण होगा। अब इसको हमें बैलेंस करना। तो ये जो MgO है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी तो उसे हम क्या बोलते हैं? धात्विक ऑक्साइड। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम अम्लों के साथ, जब हम एसिड के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? ये आपको सोचना है। किसके साथ? धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड क्या होता है? तो धातु के साथ, मेटल के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, मेटल के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? धात्विक ऑक्साइड कहलाता है। तो इसके यदि बारे में हम बात करें, जैसे आपके पास कोई भी जो धात्विक ऑक्साइड होगा उस धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएं? किसके साथ करवा देते हैं? हम अम्ल के साथ करवा देते हैं। किसके साथ करवा देते हैं बेटा? अम्ल के साथ करवा देते हैं। तो धातु ऑक्साइड और इसकी अभिक्रिया हमने अम्ल के साथ करवाई तो किसके क्या बना? लवण बना प्लस जल बना। प्लस क्या बना बेटा? जल बना। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि आपको यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया जैसी कोई प्रक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी यही बने थे, लवण और जल। यानी कि आपने देखी थी उदासीनीकरण रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया या रिएक्शन। उदासीनीकरण रिएक्शन क्या थी? उदासीनीकरण रिएक्शन, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमने क्या देखा? अम्ल था प्लस क्षार था, अम्ल था प्लस क्षार था, और इससे किसका निर्माण हुआ? लवण का। किसका निर्माण हुआ? लवण का प्लस जल का। लवण प्लस जल का।
तो यहां पे आप देख रहे हो कि अम्ल इसमें है तो अम्ल इसमें है, यहाँ पे लवण इसमें है तो लवण इस अभिक्रिया में दिख रहा है, जल इस अभिक्रिया में दिख रहा है, जल इस अभिक्रिया में दिख रहा है आपको, लेकिन क्षार नहीं दिख रहा है। क्षार की जगह पर हमने क्या यूज किया है बेटा? धातु ऑक्साइड यूज किया है। क्या यूज किया है? धातु ऑक्साइड। यहाँ पे क्या लिखा है हमने? धातु ऑक्साइड यूज किया। अब धातु ऑक्साइड किसकी कमी को पूरा कर रहा है? क्षार की कमी को पूरा कर रहा है। किसकी कमी को? यानी क्षार की जगह यदि हम धातु ऑक्साइड की जगह क्षार लिखते तो ये वाले अपनी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती, लेकिन यहाँ पे हमने क्षार की जगह किसको लिखा है? धातु ऑक्साइड को लिखा है। किसकी जगह लिखा है बेटा? धातु ऑक्साइड को। तो या एक तौर पे हम बोल सकते हैं कि क्षार का कार्य कौन कर रहा है? धातु ऑक्साइड। तो जो प्रकृति, जो नेचर क्षार का है, वही नेचर किसका होगा? धातु ऑक्साइड का नेचर होगा। क्लियर है? समझ में आया कि भाई हम ये बोल रहे हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर अम्ल प्लस क्षार मिलके क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल मिलाते हैं। तो यहाँ पे अपने पास रिएक्शन क्या थी? धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल मिलके क्या बना रहे? लवण तथा जल। तो अम्ल अपनी इस रिएक्शन में है, लवण भी इस रिएक्शन में है, जल भी इस रिएक्शन में है, लेकिन यहाँ पे क्षार की जगह पर हमने क्या यूज किया है? धातु ऑक्साइड यूज किया है। तो धातु ऑक्साइड इस क्षार की कमी को क्या कर रहा है? दूर कर रहा है। और कोई किसी कमी को दूर कब कर सकता है? जब दोनों एक जैसे हो। दोनों कैसे हो बेटा? एक जैसे हो, यानी कि दोनों का नेचर एक जैसा है। तब ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि दोनों एक जैसे हैं। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है बेटा? क्षार होती है। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो आपको नोट करके याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं उन धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है। तो धातु ऑक्साइड कौन से प्रकृति के हो गए? क्षारीय प्रकृति के हो गए। ये आपको क्लियर याद रखना है। अब आगे यदि हम बात करें अधातु ऑक्साइड की, किसकी बात करेंगे हम? अधातु ऑक्साइड की। किसकी बात करेंगे? अधातु ऑक्साइड की। कि अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं? अधातु ऑक्साइड यानी कि अभी हमने बात करी धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड कौन से प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब हम अधातु ऑक्साइड की बात करें। किसकी बात करें बेटा? अधातु ऑक्साइड की बात करें तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया देखी है। यानी कि हम बोल रहे हैं बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 और इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं? CO2 के साथ करवा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में किसका निर्माण होगा? लवण तथा जल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? लवण तथा जल का निर्माण होगा। और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या थी? हमने अभी देखी थी। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षारक, और इससे किसका निर्माण होता है? लवण प्लस जल का निर्माण होता है। तो यहां पे आप देखो कि ये तो आपका क्या है बेटा? क्षार है। ये तो आपका क्या है? क्षार। और ये क्या है? अधातु ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड। कार्बन क्या होता है बेटा? अधातु होता है। तो अधात्विक ऑक्साइड हुआ। अब इस अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हमने क्षार के साथ करवाई तो ये क्या बना? लवण बना तथा जल बना। क्या बना? लवण बना तथा जल बना। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अधात्विक ऑक्साइड है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या इसी तरीके से सेम टू सेम, ये उत्पाद तो सेम ही है। लवण इधर भी है, लवण इधर भी है, जल इधर भी है और जल इधर भी है। यहाँ पे ये क्षार है तो यहाँ पे भी ये क्षार है। अब अलग क्या हुआ? अधात्विक ऑक्साइड यानी अम्ल की जगह पर हमने किसको यूज किया है? अधात्विक ऑक्साइड को यूज किया है। तो ऐसी कंडीशन में अधात्विक ऑक्साइड इस अम्ल की कमी को क्या कर रहे हैं? दूर कर रहे हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं? कौन सी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहां पे आपको याद रखना है
हम नोट करके लिख सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति यानी नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। तो ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना है कौन सी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जबकि धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति, जैसे हम याद रख सकते हैं CO2, CO2 अधात्विक ऑक्साइड है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। तो उसी तरीके से धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? तो धात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के? क्षारीय प्रकृति के। ये टॉपिक क्लियर। अब आगे चलते हम, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि सभी अम्लों एवं क्षारकों में समानता क्या है, यानी कि अम्ल और क्षार में क्या क्या बातें हैं जो समान होती हैं। तो हमने देखा है कि सभी अम्ल जो होते हैं वो समान रासायनिक गुणधर्म के होते हैं और गुणधर्मों में समानता क्यों होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फिर हमने देखा था कि सभी अम्ल जो होते हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सभी अम्लों में कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है बेटा? हाइड्रोजन गैस। या फिर हम यूं बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। यानी कि ऐसे अम्ल की एक और डेफिनेशन अपने पास आई है कि अम्ल क्या होते हैं? तो हाइड्रोजन युक्त यौगिक, हाइड्रोजन युक्त यौगिक क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, C6H5OH। तो ये सब देखो, जितने भी अम्ल हैं उन सब में एक चीज कॉमन देखने को मिल रही है। वो कॉमन चीज क्या है? हाइड्रोजन। क्या है बेटा? हाइड्रोजन। यानी कि जब आप इनको अलग करोगे तो इससे भी क्या निकलेगा? H+। इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? H+, H+, H+। तो ऐसे यौगिक जिसमें H+ देने की क्षमता हो, यानी हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। तो एसिड क्या होता है? तो सिंपल सी एक नई डेफिनेशन अपने पास आ रही है कि जो H+ आयन देते हैं, कौन से आयन देते हैं बेटा? H+ आयन देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन युक्त यौगिक जो होते हैं उन्हें हम एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड। तो आपकी ये बात समझ में आई कि अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल के बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा? अम्ल एसिड क्या होते हैं बेटा? स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ये लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लिटमस पत्र, उस लिटमस पत्र को ये क्या कर देते हैं? नीले से लाल कर देते हैं, ब्लू से रेड, नीला से लाल रंग में बदलते हैं। अगली जो डेफिनेशन आई है अपने पास, जिसके पास हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, जिसके पास हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, या फिर हम यूं बोल सकते हैं जिसके पास H+ आयन उपस्थित होता है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? अम्ल नाम से जानते हैं। ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम आगे बात करें, अब यदि हम आगे बात करें तो इसको हमने एक एक्सपेरिमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है ये डायग्राम। तो हमने क्या करा बेटा? यहाँ पे हमने एक तनु अम्ल लिया, कोई सा भी तनु अम्लीय विलयन लिया, और इसके ऊपर हमने दो लोहे की कीलें लगा दी। क्या लगा दी है? लोहे की कीलें लगा दी है। और ये एक वायर से हमने इन दोनों लोहे की कीलों को बांध दिया।
और ये एक वायर से हम दोनों लोहे के किलो को बांध दिया। इसके ऊपर हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। क्या लगा दी बेटा? 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। और 6 वोल्ट की बैटरी लगाने के बाद जैसे हम इस स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो ये जो बल्ब दिख रहा है, ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा। बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डाला है, अम्ल डाला है। क्या डाला है? अम्ल डाला है। तो जब भी हम अम्लीय विलयन में अम्लीय विलयन में अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है बेटा? करंट। क्या प्रवाहित करेंगे? करंट प्रवाहित करेंगे। और करंट प्रवाहित करेंगे तो ऐसी कंडीशन में ये जो बल्ब आपको दिख रहा है, ये बल्ब जलने लग जाएगा। ये बल्ब क्या हो जाएगा? जलने लग जाएगा। ये बल्ब जो होगा वो ग्लो करेगा और जलेगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो अम्लीय विलयन जो होते हैं वो विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। अम्लीय विलयन क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। ये बात आपकी समझ में आई? तो अम्लीय विलयन क्या करते हैं बेटा? विद्युत का चालन करते हैं। क्या इसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो जिसमें हाइड्रोजन आयन तो होता है, लेकिन वो अम्लीय विलयन में या उसके विलयन में, जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं? तो यहाँ पे जो विद्युत धारा फ्लो होने का कारण है, ये बल्ब क्यों जला? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जितने भी अम्ल होते हैं उसमें क्या होते हैं? H+ आयन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? H+ आयन होते हैं। कौन से आयन होते हैं? H+ आयन होते हैं। अब करंट क्या होता है? करंट होता क्या है, यानी विद्युत धारा होती क्या है? तो याद रखना है, करंट कब बनेगा? तो करंट दो कंडीशन में बनता है। कितनी कंडीशन में बनता है बेटा? दो कंडीशन में। विद्युत धारा का निर्माण कैसे होता है? तो यदि किसी तत्व के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तत्व के पास क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो किसका निर्माण होगा? विद्युत धारा का। या फिर विद्युत धारा प्रवाह का कारण क्या होता है? बनने का कारण आयनों का प्रवाह। किसका प्रवाह देखते हैं बेटा? आयनों का प्रवाह। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हम नॉर्मली फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे अपना जो टॉपिक चल रहा है वो केमिस्ट्री वाला पैटर्न चल रहा है, तो हमें यहाँ पे आयनों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आयनों की। तो यहाँ पे विद्युत का चालन क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे आयनों का प्रवाह। और कौन सा आयन? H+ आयन। कौन सा? जैसे HCl है, इस HCl में H+ Cl-, HNO3 है तो इसके अंदर H+ NO2-, इस तरीके NO3-, इस तरीके से आयंस बनते हैं। तो ये सारे के सारे जो आयंस हैं, जो कि अम्ल में उपस्थित क्या होता है? धन आयन H+ होता है। इससे हमें ज्ञात होता है कि अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन जो होता है वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो अम्लीय विलयन में कौन उत्पन्न करता है विद्युत धारा? तो H+ आयन उत्पन्न करता है। तो उसी तरीके से हम क्षार की बात करें, किसकी बात करें? क्षार की बात करें, तो वहां पे भी हम बात कर सकते हैं। तो क्षार में कौन सा आयन होता है? तो क्षार में आप देख लो, KOH, NaOH, MgOH2, CaOH2, AlOH3। यहां पे देखो, क्षार में सामान्यतः जनरली आपको OH सब में कॉमन दिख रहा है। OH सब में कॉमन दिख रहा है। और OH को हम क्या बोलते हैं? OH को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। OH को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। कौन सा आयन बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, या OH नेगेटिव जो आयन होता है इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो क्षार के अंदर जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो किसके कारण होगा? OH के कारण होगा। किसके कारण होगा बेटा? OH के कारण होता है। तो हम बात कर सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक जो होते हैं वो क्या देते हैं बेटा? OH नेगेटिव आयन देंगे। और OH नेगेटिव आयन क्या बनाता है? विद्युत धारा का प्रवाह करता है। अब आगे जो अपना टॉपिक है वो क्या है कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक, जलीय विलयन में अम्ल या जो क्षारक होंगे, अम्ल या क्षारक, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक जो होते हैं वो क्या होता है?
जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक क्या होता है। तो इसको हम आगे समझ सकते हैं कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक